Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe bete. We are doing business studies, the lesson number 10 international trade bete. लास्ट वीडियो में हमने इंपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर स्टार्ट किया था बेटे, और इंपोर्ट ट्रेड के हमने 5 पॉइंट्स कर दिए थे। 5th पॉइंट था आपका सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे। मैंने बताया था लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत जरूरी होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बेटे। लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे एक तरह से बैंक की गारंटी होती है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच कि पेमेंट विल बी डन। अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो उसका जो बैंक है वो करेगा, क्योंकि बैंक ने इंपोर्टर से बेसिकली सिक्योरिटीज ली हुई है, गिरवी रखा हुआ है उसका सामान या उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेटे। तो अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक करेगा, ठीक है, और बैंक इंपोर्टर के सामान को, उसकी प्रॉपर्टी को बेच देगा और पेमेंट कर देगा बेटे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6th पॉइंट, अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय द एक्सपोर्टर बेटे। जैसे ही एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा बेटे, उसे मेक श्योर हो जाएगा कि डेफिनेटली जो इंपोर्टर है वो पेमेंट करेगा, नहीं करेगा तो उसका बैंक करेगा बेटे। तो जैसे उसे ये लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी, ठीक है, एलसी मिल जाएगा बेटे, वो अपनी जो अरेंजमेंट है गुड्स की, जो भी गुड्स उसे एक्सपोर्ट करने हैं इंपोर्टर को बेटे, उसकी अरेंजमेंट करना शुरू कर देगा बेटे, ठीक है। सो ही कीप्स इन माइंड ऑल द थिंग्स मेंशन इन द लेटर, ठीक है। तो बेटे जो बिल ऑफ लेडिंग था, यानी गुड्स के बारे में जो भी जानकारी इंपोर्टर ने दी थी उसकी सारी इंक्वायरी वो देख दाख के गुड्स का अरेंजमेंट करना शुरू कर देगा बेटे। क्वांटिटी, क्वालिटी, पैकिंग एक्सेट्रा, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर वो अपने गुड्स को तैयार करना शुरू कर देगा बेटे, ठीक है। एंड व्हेन द गुड्स आर रेडी, जब गुड्स रेडी हो जाएंगे बेटे, द एक्सपोर्टर अपॉइंट ए फॉरवर्डिंग एजेंट। तो गुड्स रेडी होते ही वो एक एजेंट को अपॉइंट करेगा। फॉरवर्डिंग एजेंट यानी जो उसके गुड्स को आगे लेकर जाएगा, उसके गुड्स को बंदरगाह तक पहुंचाएगा, और बंदरगाह के सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं बेटे, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है हमें। तो जो भी फॉर्मेलिटी होगी बेटे बंदरगाह पर, डॉक्स पर, ठीक है, वो सारी फॉर्मेलिटी कौन पूरी करेगा? फॉरवर्डिंग एजेंट पूरी करेगा बेटे। द फॉरवर्डिंग एजेंट अरेंज द शिपमेंट ऑफ गुड बेटे, शिपमेंट करेगा यानी गुड्स को ट्रांसफर करेगा कंपनी को बेटे, ताकि वो आगे शिप हो सके, ट्रांसफर हो सके गुड्स बेटे, उसकी डिलीवरी प्रॉपरली हो सके। एंड सेंड 2 मेन डॉक्यूमेंट्स, और वो 2 मेन डॉक्यूमेंट्स भेजेगा बेटे। पहला है बिल ऑफ लेडिंग और सेकंड है बेटे मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी टू द एक्सपोर्टर। तो जो फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट किया एक्सपोर्टर ने वो बिल ऑफ लेडिंग विद, बिल ऑफ लेडिंग बेटे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द गुड्स, गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन बिल ऑफ लेडिंग में होती है बेटे। सो बिल ऑफ लेडिंग आप गूगल पे भी सर्च करके देख लेना, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गुड्स से रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन बेटे होती है। तो वो 2 तरह के डॉक्यूमेंट भेजेगा बेटे फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपोर्टर को, एक तो बिल ऑफ लेडिंग और एक मैराइन इंश्योरेंस की पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बेटे। आफ्टर रिसीविंग दीज 2 डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर प्रिपेयर द इनवॉइस, ठीक है बेटे। उसके बाद वो इनवॉइस यानी कि बिल तैयार करेगा बेटे, ठीक है, बिल तैयार करेगा। एंड राइट्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ इनवॉइस, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देगा बेटे। जो इंटरनेशनल पेमेंट होती है या तो कैश में होती है या फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना पड़ता है बेटे। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ही आप लिख दोगे आपका काम जो है वो बन जाएगा बेटे, आपको पेमेंट मिल जाएगी, बैंक आपकी पेमेंट कर देगा बेटे। In this manner, all the related documents such as bill of lading, marine insurance policy, invoice and bills of exchange are prepared बेटे। तो 4 डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर की तरफ से प्रिपेयर होंगे। बिल ऑफ लैडिंग हो गया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया बेटे, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई और इनवॉइस यानी कि बिल हो गया। After this, the exporter send these documents through the bank to the branch of any foreign bank or to the authorized bank by the importers country बेटे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्टर है वो बैंक के थ्रू इंपोर्टर को ट्रांसफर कर देगा बेटे। मैंने बताया बैंक एक्सपोर्टर की तरफ से भी है, इंपोर्टर की तरफ से भी है। तो जो एक्सपोर्टर होगा अपने बैंक को ट्रांसफर करेगा, बैंक इंपोर्टर की बैंक को ट्रांसफर करेगा, इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर को ट्रांसफर कर देगा। ये सभी की सभी डॉक्यूमेंट बेटे। दीज डॉक्यूमेंट आर सेंड थ्रू बैंक ओनली इफ देयर इज सम टर्म रिलेटेड टू द पेमेंट बेटे। अगर कोई टर्म होती है पेमेंट से रिलेटेड तो ही वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, अदरवाइज बेटे डायरेक्टली इंपोर्टर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। टर्म का मतलब भाई शर्त, पेमेंट से रिलेटेड शर्त कि भाई हम पेमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करेंगे
या ड्राफ्ट बनाकर करेंगे या चेक बनाकर करेंगे, ऐसी अगर कोई बेटे कंडीशन होती है तो फिर बैंकों का यूज होता है। और अगर पेमेंट कैश में होनी है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है ही नहीं, तो सीधे के सीधे डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बेटे ये था आपका 6 पॉइंट, अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय द एक्सपोर्टर। लेटर ऑफ क्रेडिट मिलने के बाद वो ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेगा और इंपोर्टर को सेंड कर देगा। आगे देखिए, ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब होता है बेटे ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप का टाइटल। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल अब कौन लेगा, ये देखिए। There are two way of sending all the document related with the goods to importer बेटे। तो दो तरीके होते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर को भेजने के बेटे, ठीक है, दो तरीके होते हैं। पहला, इफ देयर इज नो टर्म एंड कंडीशन रिलेटेड विद द पेमेंट, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अगर ना हो, देन ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मैं पहले बता चुका हूं बेटे, अगर कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है पेमेंट से रिलेटेड तो डॉक्यूमेंट सीधे इंपोर्टर को भेज दिए जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन है तो पहले बैंक को भेजे जाएंगे, फिर बैंक के थ्रू किसको ट्रांसफर होंगे बेटे, ठीक है, बैंक के थ्रू फिर वो इंपोर्टर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बेटे। सो देयर कैन बी टू मोड्स ऑफ पेमेंट इज वेल। तो पेमेंट के भी दो मोड है बेटे, वन इज कैश पेमेंट, एक तो कैश पेमेंट वो कर दे बेटे, और सेकंड होता है थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। अकाउंट्स में आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ चुके हो बेटे बहुत बार, ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है। क्रेडिट सेल जब भी होती है तो बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आता ही आता है बेटे। इफ डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, देन द मेकिंग पेमेंट डॉक्यूमेंट कैन बी कलेक्टेड बेटे। अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होता है तो फिर उन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किए जाते हैं। इफ द डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डीए होता है बेटे, देन बाय एक्सेप्टिंग बिल द डॉक्यूमेंट कैन बी कलेक्टेड बेटे। तो उस बिल को एक्सेप्ट करके, ठीक है, बिल पे वो साइन करके उन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा बेटे। तो कैश में पेमेंट है तो सीधा उसे भेज दिया जाएगा, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो पहले उसे साइन करके उसे कलेक्ट कर लेगा। व्हेन द एक्सपोर्टर सेंड्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड विद द गुड्स टू द बैंक बेटे, जब एक्सपोर्टर बैंक को भेजता है वो इंफॉर्मेशन, ही इन्फॉर्म द इम्पोर्टेंट बाय ए लेटर, तो वो इंपोर्टर को एक लेटर के थ्रू बता देगा कि मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट वो बैंक को ट्रांसफर कर दिए हैं, अब आप जाकर बैंक से वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए। दिस लेटर इज कॉल्ड एडवाइस लेटर टू इंपोर्ट ट्रेडर बेटे। तो जब बैंक को लेटर भेजा गया है, ठीक है, तो ये लेटर क्या कहलाएगा, एडवाइस लेटर टू इंपोर्ट ट्रेडर बेटे। एडवाइस कहलाएगा, सलाह कहलाएगी एक तरह से। तो ये था बेटे ऑब्टेनिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट का टाइटल किसे ट्रांसफर हो रहा है, इंपोर्टर को बेटे। डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपोर्टर सेंड कर रहा है किसको, इंपोर्टर को बेटे। दो तरीके से होगा, अगर कैश पेमेंट हो रहा है बेटे, ठीक है, दो तरीके से डॉक्यूमेंट सेंड होंगे, एक तो डायरेक्ट इंपोर्टर को, एक बैंक के थ्रू। डायरेक्ट इंपोर्टर को कब सेंड होंगे, जब कैश पेमेंट है बेटे। कैश पेमेंट अगर नहीं होते, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हो रही है, तो पहले डॉक्यूमेंट जाएंगे बैंक के पास, फिर बैंक से बेटे उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे इंपोर्टर को, ठीक है। इस तरह से दो तरीके से जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड देखिए, अपॉइंटिंग ऑफ क्लियरिंग एजेंट। अब एक क्लियरिंग एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है बेटे। सो आफ्टर रिसीविंग ऑल द कंसर्न डॉक्यूमेंट, द इंपोर्टर अरेंजेस द टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो बेटे जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर, ठीक है, उसे डॉक्यूमेंट मिलने के बाद इंपोर्टर को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किसका अरेंजमेंट, रिसीविंग ऑफ गुड्स का बेटे। उसे गुड्स को रिसीव करने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट करने के लिए उसे एक क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको सारे प्रोसीजर ना पता हो, लेकिन ये जो एजेंट होते हैं ये बेटे एक्सपर्ट होते हैं इन कामों में। इनका काम ही यही है करने का, रिटू इनवाइस। तो ये एक्सपर्ट होते हैं इन कामों में, तो ये आपकी तरफ से डिलीवरी ले लेते हैं बेटे। सो द इंपोर्टर इफ यू वांट कैन अरेंज फॉर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय हिमसेल्फ। तो ऐसी बात नहीं है कि वो एजेंट के थ्रू डिलीवरी ले, वो खुद भी बेटे रिसीव कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को, या फिर वो एजेंट की हेल्प भी ले सकता है बेटे। और ही कैन अपॉइंट एजेंट। दीज एजेंट आर स्पेशलिस्ट इन देयर वर्क। मैंने बताया एजेंट अपने काम में बेटे स्पेशलाइज होते हैं और आपको बड़ी जल्दी ये डिलीवरी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराकर दे देते हैं। Hence at this stage after appointing a clearing agent all the documents are handed over to him बेटे। सारे डॉक्यूमेंट उसे हैंडेड कर दिए जाएंगे, किसको, क्लियरिंग एजेंट को। सारे डॉक्यूमेंट उसे सौंपते ही वो बेटे बंदरगाह पर जाकर, ठीक है, बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कौन जहाज आकर ठहरते हैं बेटे, ठीक है, तो वो बंदरगाह पर जाकर, ठीक है, अमाउंट आपका कलेक्ट या गुड्स आपके कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस काम में बेटे। तो आपने क्लियरिंग एजेंट, फिर क्लियरिंग द गुड्स। अब आ चुकी है क्लियरिंग द गुड्स। अब गुड्स आपके आ जाएंगे कहां पर, ठीक है, बंदरगाहों पर आ जाएंगे बेटे। अब उन बंदरगाहों से आपको क्या करना है, पोर्ट्स पर आ जाएंगे। पोर्ट्स कहते हैं ना बंदरगाहों को, पोर्ट्स,
तो वहां पर जाएंगे और बेटे वहां से आपको अपने गुड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। देखिए क्लियरिंग द गुड्स, इसके फर्दर पॉइंट है, फर्दर स्टेप्स है। सो एट दिस स्टेज द क्लियरिंग एजेंट क्लियर द गुड्स बाय फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज। देखिए पहली फॉर्मेलिटी पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम का मतलब होता है बेटे सीमा और ड्यूटी का मतलब होता है शुल्क, यानी आपको सीमा शुल्क पे करना पड़ेगा। तो जो एजेंट आपने बेटे अपॉइंट किया है सबसे पहले वो कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क पे करेगा, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में अगर माल आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, सीमा शुल्क लगता है। सो बिफोर टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द शिप, शिप से गुड लेने से पहले द एजेंट हैज टू गो टू द कस्टम ऑफिस। तो जो एजेंट आपने यहाँ पर एजेंट आपने जो सेलेक्ट किया था वो पहले कस्टम ऑफिस में जाएगा, where he has to fill 3 copies of bill of entry। जहां से बिल ऑफ एंट्री या बिल ऑफ लेडिंग की 3 कॉपीज जमा करनी पड़ेगी। In this bill, full information about the goods imported has been given। तो उस बिल में जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं उसकी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। On the basis of this information, custom authorities determine the custom duties payable। बेटे तो वो बिल ऑफ एंट्री के बेस पर जो कस्टम अथॉरिटी होगी वो उस कस्टम ड्यूटी का निर्धारण या डिसाइड या डिसीजन लेगी बेटे। ठीक है, 2 copies of bill of entry are returned to the agent। उन 3 में से दो कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री वापस एजेंट को रिटर्न कर दी जाएगी बेटे फिलअप करके। इफ ड्यू टू सम रीजन क्लियरिंग एजेंट डज नॉट हैव फुल नॉलेज ऑफ द डिटेल ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स, अगर बेटे ठीक है जो कस्टम एजेंट है उसे अगर उस गुड्स के बारे में नहीं पता होता बेटे, देन इन प्लेस ऑफ बिल ऑफ एंट्री बिल ऑफ साइट इज फिल्ड। तो बिल ऑफ साइट फिलअप कर दिया जाएगा बेटे। ठीक है, जो एजेंट है अगर उसे नहीं पता कोई कौन सा गुड्स इंपोर्ट करा है इंपोर्टर ने, तो वो बेटे बिल ऑफ एंट्री के बजाय बिल ऑफ साइट साइन करेगा। साइट का मतलब होता है वो जगह जाना, जिस जगह पर वो बेसिकली गुड्स आ रहे हैं बेटे। द अवेलेबल डिटेल्स आर फिल्ड एंड रिमेनिंग कॉलम आर लेफ्ट ब्लैंक। बेटे तो जो मेन डिटेल है उन्हें भर दिया जाएगा, बाकी फॉर्म को आप खाली छोड़ सकते हो। इन सच कंडीशन आफ्टर इंस्पेक्टिंग द इंपोर्टेड गुड्स द कस्टम ड्यूटी इज डिटरमाइंड बेटे। तो इस तरह से गुड्स की जानकारी लेने के बाद, गुड्स के साथ इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो कस्टम ड्यूटी होती है यानी कि जो सीमा शुल्क होता है उसका निर्धारण बेटे कर लिया जाएगा। तो क्लियरिंग द गुड्स में सबसे पहले हम कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करेंगे बेटे। जो एजेंट है आपका, ठीक है, जो क्लियरिंग एजेंट है वो कस्टम ड्यूटी ऑफिस में जाएगा, 3 बिल्स ऑफ एंट्री उन्हें सौंप देगा बेटे। ठीक है, 3 बिल ऑफ एंट्री सौंपने के बाद वो सारे एक ब्लैंक फॉर्म भर देगा बेटे। अगर उसे मान लीजिए नहीं पता गुड्स के बारे में कि इंपोर्टर ने कौन सा गुड्स बनाया है, तो बिल ऑफ एंट्री के बजाय बिल ऑफ साइट वहां पर बेटे पेश करेगा। ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा और उसके बाद जो गुड्स हैं उसके द्वारा डिसाइड की जाएगी कि सीमा शुल्क कितना लगेगा। सेकंड है बेटे पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस यानी कि बंदरगाह व्यय, ठीक है बेटे, खर्चे। ये कस्टम ड्यूटी तो गवर्नमेंट के पास जाती है और डॉक चार्जेस बेटे वो कंपनी लेती है जिसका वो शिप है बेटे। तो आपको अब करना क्या पड़ेगा, डॉक चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बंदरगाह का व्यय या बंदरगाह का खर्चा पे करना पड़ेगा। सो आफ्टर पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद द क्लियरिंग एजेंट विल फिल अप 2 कॉपीज ऑफ द डॉक चालान। ठीक है, डॉक चालान वो कटवाएगा, बंदरगाह का चालान वो कटवाएगा बेटे। ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूक्स। आफ्टर पेमेंट ऑफ द डॉक ड्यूज 1 कॉपी इज रिटर्न टू हिम एज अ रिसिप्ट बेटे। तो 1 कॉपी उसे वापस कर दी जाएगी। तो जैसे ही डॉक चार्जेस वो पे कर देगा उसकी 1 कॉपी फोटोकॉपी आपको वापस पे कर दी जाएगी बेटे। थर्ड पॉइंट देखिए, एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना या बेचान। बिल ऑफ एक्सचेंज भी तो एंडोर्स होता था ना बेटे, एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी को वो एंडोर्स करेगा बेटे, ट्रांसफर करेगा इंपोर्टर को। सो नाउ द क्लियरिंग एजेंट हैज टू गेट द बिल ऑफ लेडिंग साइंड बाय द ऑफिस इन द ऑफिस ऑफ शिपिंग कंपनी। तो बिल ऑफ लेडिंग को वो शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जाके साइन करा लेगा। दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। इसे कहते हैं डिलीवरी का एंडोर्समेंट कर देना, ट्रांसफर बेचान कर देना। The shipping company officer sign only when the freight of the ship and other expense have been paid बेटे। ठीक है, तो डिलीवरी लेने के लिए देखो जो गुड्स आएंगे वो आएंगे बंदरगाह के पास। अब बंदरगाह से आपको डिलीवरी लेने के लिए कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस और जो इनके अदर चार्जेस बनते हैं वो सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। सारी पेमेंट करने के बाद जो शिप कंपनी का ऑफिसर है वो उस पर साइन कर देगा और फिर आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल पाएगी बेटे। सो एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी इज एन ऑर्डर फॉर कैप्टन ऑफ द शिप टू गिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो एंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी बेटे जो शिप का कैप्टन है उसे एक ऑर्डर होता है कि वो गुड्स की डिलीवरी एजेंट को कर दे। भाई उसने सारे चार्जेस पे कर दिए, अब गुड्स की डिलीवरी उसे सौंप दे।
समटाइम्स शिपिंग कंपनी डज नॉट साइन द बिल ऑफ लेडिंग बट इशूज ए डिलीवरी ऑर्डर सेपरेटली। कई बार बेटे जो शिपिंग कंपनी है वो आपको बिल की डिलीवरी नहीं देगी, बिल पर साइन नहीं करेगी, इसके बदले वो आपको डिलीवरी ऑर्डर अलग से देती है। द कैप्टन ऑफ द शिप गिव्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स मेंशन इन द डिलीवरी ऑर्डर। जो कैप्टन ऑफ शिप है वो आपको गुड्स की डिलीवरी कर देता है बेटे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है बेटे टेकिंग डिलीवरी फॉर गुड्स, टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब आपको गुड्स की डिलीवरी ले लेनी है बेटे, ठीक है भाई। शिपिंग कंपनी ने अब आपको गुड्स ट्रांसफर कर दिया, अब आप गुड्स की डिलीवरी रिसीव्ड कर लीजिए। फॉर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स द क्लियरिंग एजेंट सबमिट द कस्टम ड्यूटी रिसिप्ट। तो गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए पहले तो आपको वो कस्टम ड्यूटी की रिसिप्ट देनी पड़ेगी जो आपने सीमा शुल्क पे किया बेटे, ठीक है। कस्टम ड्यूटी की आपको क्या देनी पड़ेगी, रिसिप्ट। डॉक रिसिप्ट देना पड़ेगा, बंदरगाह का जो खर्चा आया वो आपको देना पड़ेगा बेटे। एंड साइन ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, जो बेटे शिपिंग ऑफिसर ने बिल आपको साइन करके दिया था वो कॉपी भी आपको यहाँ सौंपनी पड़ेगी बेटे पोर्ट अथॉरिटीज को, ठीक है। पोर्ट यानी कि पोर्ट बंदरगाहें, उनको सौंपनी पड़ेगी ये तीनों बेटे, ठीक है। कौन कौन सी तीनों, सबसे पहले आपकी कस्टम ड्यूटी रिसिप्ट, फिर डॉक रिसिप्ट और फिर जो साइन करके दिया था बेटे ऑफिसर ने वो वाली रिसिप्ट। व्हेन अथॉरिटी आर सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट, जब अथॉरिटी यानी कि जो शिपिंग अथॉरिटीज हैं सेटिस्फाई हो जाएगी कि आपने सही डॉक्यूमेंट दिए भाई उनको, ठीक है, सही डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो वो आपको अलाउ कर देगी टू पिकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कि आप गुड्स की डिलीवरी ले सकते हो। सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ डिलीवरी इट इज द ड्यूटी ऑफ क्लियरिंग एजेंट टू चेक द गुड्स प्रॉपर्ली बेटे। जिस समय आप गुड्स की डिलीवरी ले रहे हो गुड्स को आप प्रॉपर्ली चेक कर लो, कहीं कोई टूट फूट तो नहीं हो गई या कोई गुड्स मिसिंग तो नहीं हो गया, खो तो नहीं गया, ठीक है। सारी चेक करना वो क्लियरिंग एजेंट का काम बनता है बेटे। If goods are damaged, अगर गुड्स डैमेज हो जाते हैं then the shipping company should immediately be informed, तो शिपिंग कंपनी को आपको तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा। The goods should be picked immediately as soon as acceptance is received from the authority बेटे। तो जैसी अथॉरिटी आपको रिसीव्ड की एक्सेप्टेंस दे देती है आप गुड्स को जल्दी से पिक कर लीजिए। If it is not done within a specific time limit, अगर आपने स्पेसिफिक टाइम में गुड्स की डिलीवरी वहां से नहीं ली a fine will be charged, तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा जिसे हम कहेंगे डीमरेज, डीमरेज हम जिसे हम कहेंगे। तो इसीलिए गुड्स की डिलीवरी आप जल्द से जल्द वहां पर ले लीजिए, क्योंकि वहां आपका सामान रखा रहेगा तो उनके भी तो चार्जेस लगेंगे ना भाई, हैंडलिंग चार्जेस, उन्हें वो रख ले आपके लिए संभाल के लिए, तो वो चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग द डिलीवरी बेटे। फिफ्थ पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग द डिलीवरी। तो कई बार बेटे इंपोर्टर करता क्या है, गुड्स की डिलीवरी लेने से पहले ही सेल कर देता है। कई बार इंपोर्टर बेटे मीडिएटर का काम भी करता है, भाई सामने वाले पर्सन को गुड्स चाहिए, उसे नॉलेज नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो एक इंपोर्ट दूसरे पर्सन को बोल देता है आप मेरे लिए गुड्स मंगा दो, तो इंपोर्टर करता क्या है, एक्सपोर्टर से गुड्स मंगा लेता है और सीधा जिसने उसे ऑर्डर दिया था उसे ट्रांसफर कर देता है, यानी कि सेल ऑफ गुड्स बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी होने से गुड्स को बेच दिया उसने, यानी कि बेटे। सो सम टाइम कभी कभी द इंपोर्टर सेल ऑफ द गुड्स बिफोर टेकिंग द डिलीवरी, डिलीवरी से पहले ही वो गुड्स को बेच देगा बेटे, बिकॉज ही वांट्स दैट परचेजर हिमसेल्फ टेक द डिलीवरी, क्योंकि वो चाहता है भाई कि परचेजर स्वयं आके डिलीवरी ले, मैं क्यों बीच में फंसूं, मैं क्यों बीच में इतनी हेडेक लूं, क्यों इतना ज्यादा परेशानी उठाऊं, सीधा परचेज आके अपनी डिलीवरी उठा ले, ठीक है। In such a situation, the importer issue a written instruction to dock authorities. तो इस सिचुएशन में बेटे जो इंपोर्टर है वो डॉक अथॉरिटीज को एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज रिटन ऑन द बिल ऑफ लेडिंग, ये इंस्ट्रक्शन बिल ऑफ लेडिंग पर लिखा हुआ होता है। इफ ऑल द इंपोर्टेड गुड्स हैव बीन सोल्ड टू ए परचेजर, अगर सारे के सारे गुड्स परचेजर को बेच दिए जाए, देन ही रिसीव द गुड्स इन फुल, तो वो सारे के सारे गुड्स ले लेता है। अदरवाइज ए पार्ट ऑफ गुड्स विल बी रिसीव्ड बाय हिम एंड पार्ट बाय द क्लियरिंग एजेंट, तो पार्ट ऑफ गुड्स वो रिसीव्ड कर लेगा और बाकी वो क्लियरिंग एजेंट अपने साथ ले जाएगा बेटे, ठीक है। तो ये होता है सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग द डिलीवरी। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउस बेटे। अब बॉन्डेड वेयर हाउस होते क्या हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस बेटे, समटाइम जो इंपोर्टर होता है वो अगर बेटे पेमेंट ना करे, जैसे ना उसने डॉक चार्जेस पे किए, ना उसने कस्टम ड्यूटी पे की, कुछ पे नहीं किए बेटे, अब क्या होगा, अब उसके गुड्स को गवर्नमेंट के गोदाम में रख लिया जाएगा। जब तक वो इन सारे खर्चे पे नहीं करेगा उसके गुड्स जो
गुड्स है वो बेटे बॉन्डेड वेयर हाउस यानी कि गवर्नमेंट के वेयर हाउस में रखे जाते हैं। तो बॉन्डेड वेयर हाउस बेटे वो वेयर हाउस होते हैं जहां पर उन व्यक्तियों के गुड्स को रखा जाता है जिन्होंने इन सब की पेमेंट नहीं की, जैसे डॉक चार्जेस या कस्टम ड्यूटी उन्होंने पे नहीं की बेटे। बॉन्डेड वेयर हाउस आपको बताया भी हुआ है, इफ ड्यू टू सम रीजन, किसी कारणवश द इंपोर्टर इज नॉट इन अ पोजीशन ऑफ पेइंग द कस्टम ड्यूटी एंड डॉक चार्जेस, तो बेटे किसी कारणवश अगर इंपोर्टर इन सब की पेमेंट आपको नहीं करता है, ठीक है, तो उसके गुड्स को इमीडिएटली बेटे बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया जाता है। द ऑफिसर ऑफ द वेयर हाउस गिव ए रिसिप्ट ऑफ रिसीविंग द गुड्स, जो ऑफिसर है बॉन्डेड वेयर हाउस का वो आपको एक रिसिप्ट दे देगा कि मुझे गुड्स मिल चुके हैं। जैसे ही आप ये सारी पेमेंट कर दोगे, डॉक चार्जेस कस्टम ड्यूटी की पेमेंट कर दोगे, आप गुड्स ले जाइएगा बेटे, ठीक है। तो एक रिसिप्ट देता है बेटे क्लियरिंग एजेंट को, जिसे हम डॉक वारंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक वारंट, कि भाई हमारे बॉन्डेड वेयर हाउस में आपके गुड्स सेफली रखे हुए हैं, हमें आप ये सब चार्जेस पे कर दीजिएगा, तुरंत आप गुड्स ले जाइएगा। आफ्टर पेइंग द ड्यूज और रिक्वायरमेंट द गुड्स आर क्लियर फ्रॉम द बॉन्डेड वेयर हाउस, जैसे ही आप ये सारे खर्चे पे करोगे उनको, वो आपको बॉन्डेड वेयर हाउस से आपके गुड्स को रिलीज करके दे देंगे बेटे। फिर है 7th पॉइंट, लोडिंग ऑफ गुड्स। अब फाइनली आप गुड्स को क्या कर लोगे? लोड कर लोगे, अपने साथ ले जाओगे। द लोडिंग ऑफ गुड्स। सो डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन टेकन इमीडिएटली, अगर हम गुड्स की डिलीवरी को तुरंत ले लेते हैं, देन द क्लियरिंग एजेंट अरेंजेस फॉर इट्स लोडिंग, तो जो क्लियरिंग एजेंट है इसको लोड करने का अरेंजमेंट करता है, ट्रक वगैरह मंगवाएगा और फिर लोड करके उसे उसके डेस्टिनेशन प्लेस तक, इंपोर्टर की जगह तक पहुंचा देगा। द गुड्स आर डिस्पैच आइदर बाय रोड ट्रांसफर और रेल ट्रांसपोर्ट, या तो रोड के थ्रू गुड्स को ट्रांसफर किए जाएंगे या फिर रेलवे के थ्रू ट्रांसफर किए जाएंगे। इफ गुड्स आर सेंट बाय द रेलवे ट्रांसपोर्ट, देन आफ्टर बुकिंग द गुड्स विद द रेलवे रिसिप्ट इज रिसीव्ड, तो बेटे अगर रेलवे के थ्रू जाते तो आरआर उसे मिल जाएगी, यानी रेलवे रिसिप्ट उसे मिल जाएगी। एंड द एंड ऑफ क्लियरिंग एजेंट सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ लोडिंग विद रेलवे रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट की इंफॉर्मेशन उसे भेज देगा, कमीशन पे कर देगा, एक्सपेंस पे कर देगा। फिर 10 टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे या ट्रांसपोर्ट, तो जैसे बेटे रेलवे या ट्रांसपोर्ट के गुड्स आपके पास आएंगे, आप उस गुड्स की डिलीवरी ले लोगे फ्रॉम द एजेंट से, और बेटे जो इंपोर्टर वो अरेंजमेंट करेगा फॉर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स आइदर फ्रॉम द रेलवे और फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो गुड्स बेटे आ रहा है इंपोर्टर के पास, इंपोर्टर अपना अरेंजमेंट कर लेगा बेटे, रेलवे के थ्रू आ रहा है तो देख लेगा कैसे उसे अरेंज करना है बेटे गुड्स को लेने का, या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाय रोड आ रहा है तो भी वो लेगा। डिलीवरी कैन बी टेकन आइदर बाय हिम और बाय हिज एजेंट और बाय द क्लियरिंग एजेंट, तो डिलीवरी या तो वो खुद ले, या उसने किसी बंदे को भेज दिया जो उसका एजेंट है वो ले लेगा, या फिर क्लियरिंग एजेंट खुद रेलवे से डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेगा। लास्ट पॉइंट है बेटे पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, ठीक है। सो व्हेन द गुड्स रीच द टाउन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंपोज अ टैक्स, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं बेटे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी यानी चुंगी कर लगाते हैं, भाई लोकल अथॉरिटी के अंदर भी तो गुड्स आ रहा है, ठीक है, तो वो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बेटे पुट अप कर देते हैं, जिसे हम चुंगी कहते हैं, चुंगी कर, ठीक है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बेटे। सम गुड्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम सच ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कई गुड्स जो होते हैं वो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी से एग्जाम्प्ट होते हैं, उन पर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती। व्हाटएवर द कंडीशन इज, आफ्टर पेइंग द ऑक्ट्रॉय ड्यूटी द इंपोर्टर कैन कैरी द गुड्स हिज गोदाम, तो वो बेटे इंपोर्ट ड्यूटी लेने के बाद अपने गुड्स को गोदाम में रख सकता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉर द इंपोर्ट ऑफ ट्रेड बेटे। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द इंपोर्ट ट्रेड। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम सुन लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यूज होते हैं। पहला है इंपोर्ट लाइसेंस, आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। इंडेंट तैयार करना है, इंडेंट मैंने बताया ऑर्डर होता है, ऑर्डर तैयार करना है। लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे बैंक से आपको गारंटी दिलवानी है तो लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पेमेंट करनी है बेटे। बिल ऑफ लेडिंग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स आपको देनी पड़ेगी जो बिल ऑफ लेडिंग कहलाता है। मैराइन इंश्योरेंस, आपको समुद्र का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, अगर समुद्र में आपके गुड्स डैमेज हो जाते हैं बेटे तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। इनवॉइस, बिल तैयार करना पड़ेगा। एडवाइस लेटर टू इंपोर्ट ट्रेडर, इंपोर्ट ट्रेडर को एक एडवाइस लेटर भेजना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री, गुड्स अगर आ जाते हैं तो एंट्री करानी पड़ेगी। बिल ऑफ साइट, आपको साइट पर जाकर गुड्स देखना पड़ेगा अगर आपको गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता तो। डॉक चालान कटवाना पड़ेगा। डिलीवरी ऑर्डर लेना पड़ेगा। डॉक वारंट आपको लेना पड़ेगा बेटे, ठीक है। अगर बेटे आपने इन कस्टम ड्यूटी वगैरह का पेमेंट नहीं की है तो फिर आपके जो गुड्स है वो बॉन्डेड वेयर हाउस में रख ले जाएंगे, जिसके बदले डॉक वारंट पेड किया जाएगा। और लास्ट बेटे रेलवे रिसिप्ट, आपको रेलवे रिसिप्ट की पेमेंट कर दी जाएगी बेटे। थैंक यू।